Dear students of class 9, I am continuing my lecture on your chapter number 3, atom, and your homework to learn the table 3.6 which is on the page number 37 of your science book. ठीक है, ये अब आपका काम हो चुका है. मैं अब आगे आपको बताऊंगी हाउ टू मेक द सिंपल कंपाउंड. सिंपल कंपाउंड हमारे कैसे बनते हैं. अब अगर आपने वो टेबल लर्न की हो तो आपको मैंने उसमें पहले तो ये समझाया था कि कैटाइंस और एनाइंस क्या होते हैं, है ना. कैटाइंस आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर नोन एज कैटाइंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर सेड टू बी एनाइंस. All the metals form cations and all the non-metals form anions. ठीक है, that we have already read. अब उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं बता रही हूँ हाउ टू मेक द फॉर्मूलेज ऑफ सिंपल कंपाउंड. कि आपके सिंपल कंपाउंड बनते कैसे हैं. अब आप चाहो तो वो टेबल ओपन अप करके बैठ सकते हो. जो टेबल है आपकी, जो आप लर्न करके आए हो, अगर अच्छे से लर्न है तो ओके है, नहीं तो आप उस टेबल को ओपन कर लो. जैसे मैंने आपको बोला राइट द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. समझना है पहले, पढ़ने की तरफ ध्यान कम देना, बस थोड़ा सा जब बोलूं तभी देखना है. जैसे मैंने बोला राइट द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. अब ये चीज लिखी हुई नहीं मिलेगी, आपको खुद लिखनी है. मैंने आपको बोला राइट द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आप सोचोगे एक एटम तो मेरा हाइड्रोजन है, मतलब, और हाइड्रोजन कौन सा आयन बनाता है, हाइड्राइड आयन बनाता है. ठीक है, इसमें आप टेबल में देखो हाइड्रोजन आपका हाइड्राइड आयन बनाता है व्हेन इट टेक द पॉजिटिव वैलेंसी H+ लिखा हुआ है. ठीक है, तो हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्राइड आयन. ठीक है, दैट इज इन द सेकंड रो एंड ऑन द सेकंड पोजीशन. ठीक है, तो H जो है वो आपका जो H है वो H+ कब बनेगा, है ना. हाइड्राइड आयन बोलते हैं ना उसको, हम हाइड्रोजन आयन बोलेंगे बेटे. हाइड्राइड कब बोलेंगे, जब वो नेगेटिव वैलेंसी लेगा. हाइड्रोजन आयन ही बोलेंगे इसको, है ना, जब ये प्लस वैलेंसी लेगा. और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1, है ना. क्लोरीन का दिख रहा है क्लोराइड आयन. ठीक है, तो क्लोरीन का क्या हो गया आपका क्लोराइड आयन, उसी के ही नीचे ही है बिल्कुल, है ना. तो अब आप देखो, जब आपने इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिख दी, इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिख दी, इसको बोलते हैं वैलेंसी. ठीक है, वैलेंसी जो ये आपके उसके ऊपर सिंबल के ऊपर जो आपका नंबर लिखा हुआ है +1 +2 +3 -1 -2 -3, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, दैट इज नोन एज वैलेंसी. अभी मैं डिफाइन लिखवा देती हूँ इसके बाद आप लोगों को. ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एटम इज नोन एज वैलेंसी. और वैलेंसी जब वैलेंसी आ जाती है तो इसका मतलब उस एटम के ऊपर चार्ज आ गया, है ना. जैसे हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसने क्या बना लिया, H+ बना दिया. उसके ऊपर H+ लिखा हुआ है. H+ का मतलब क्या होता है, उसकी वैलेंसी 1+ है, मतलब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है. ठीक है, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन के ऊपर माइनस साइन लगा हुआ है. माइनस साइन का मतलब है -1, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है ना. तो ये इसका ले लेगा और ये इसका ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, 1 लगाने की जरूरत नहीं होती. तो HCl इज योर फार्मूला. जैसे नेक्स्ट में देखो और क्लियर होगा. जैसे नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड में देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+ लिखी हुई मिलेगी आपको, दिख गई. और ऑक्सीजन की ऑक्साइड आयन 2- लगी हुई मिलेगी, है. ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं. 3+ का मतलब है उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, और 2- का मतलब है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं. ठीक है, अब जब फार्मूला बनेगा तो ये इसके वाली वैलेंसी ले लेगा, ये इसके वाली ले लेगा, मतलब फार्मूला बन जाएगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड. मैं ये लिख के दूंगी, ये काम आपने करना है. इसीलिए आपको सिंबल याद होने जरूरी है, फिर सिंबल के बाद आपको वैलेंसी का याद होना जरूरी है, फिर आप क्रॉस करके फार्मूला बनाओगे. ठीक है, तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन के लिए मैंने सिंबल लिया C, और क्लोरीन के लिए लिया क्लोराइड आयन होता है. क्लोरीन जो है वो एटम का नाम है और क्लोराइड जो है वो आयन का नाम है. ऐसे ऑक्सीजन जो है वो एटम का नाम है, ऑक्साइड जो है वो आयन का नाम है ना. जब भी कोई एटम नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज ले लेता है तो वो आयन बन जाता है.
जब पॉजिटिव चार्ज तो कैटायन, जब नेगेटिव चार्ज तो एनायन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चेक करो, और क्लोरीन की होती है 1। तो C, अब C पहला 1 ले लेगा, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, और Cl कितनी ले लेगा 4 तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इज द फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोराइड आयन का नाम है, ठीक है। तो Cl और Mg की वैलेंसी 2+, क्लोरीन की 1-, तो ये क्या करेगा, Mg 1 ले लेगा, 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, Cl 2 ले लेगा, Cl। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का सिंबल Na, नाइट्रेट। आप देखो, आप कहोगे कि नाइट्रेट में नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब ये तो मैडम 2 एटम आ गए, है ना। तो ये कुछ एटम्स कई बार क्या है, जैसे मैं आयंस का आपको कल बता रही थी लास्ट लेक्चर में, तो मैंने बताया था जितने भी मेटल्स हैं दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस, कैटायंस, वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। ऑल द मेटल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म देयर कैटायन, मींस पॉजिटिव आयन, एंड ऑल द नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायंस, मींस नेगेटिवली चार्ज आयंस। गेन करना मतलब नेगेटिव चार्ज का बढ़ जाना, लूज करना मतलब नेगेटिव चार्ज का कम हो जाना, और नेगेटिव चार्ज के कम होने का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना। आप कहोगे ये कैसे, तो ये नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा क्लियर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है कि टू और मोर एटम्स आपस में कंबाइन कर लेते हैं और उनके ऊपर भी एक चार्ज आ जाए, तो उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। अभी उसकी डिफाइन लिखवा देते हैं आपको, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल Na होता है, ये एक ही एटम है, उससे आपका जो वो बनता है, क्या कहते हैं, वैलेंसी बनती है, वो आपकी Na+ होती है, ठीक है। और नाइट्रेट एक पॉली एटॉमिक आयन है जिसमें 2 एटम ज्वाइन करके, मतलब 2 टाइप के एटम ज्वाइन करके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 टाइप के एटम ज्वाइन करके चार्ज ले लेते हैं अपने ऊपर, तो उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। तो ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट। जैसे एक मैं आपको और बताती हूँ पॉली एटॉमिक वाला, आप ले लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी कर सकते हो, जरूरी नहीं जो बुक में है। जैसे मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मेरा कैल्शियम हो गया मेरा फर्स्ट, और हाइड्रोक्साइड आयन भी एक पॉली एटॉमिक आयन है, क्योंकि इसमें भी 2 एटम O और H हैं एंड हैव ए चार्ज ऑन देम, ठीक है। व्हेन 2 or more atom combine chemically and have a charge on them are said to be polyatomic ion। इसका होता है 1-। हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसको, बुक उसमें टेबल में लिखा होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो CaOH, ध्यान देना यहाँ पर तो क्या चक्कर था, नाइट्रेट को 1 ही मिली थी, इसलिए 1 लगाने की तो जरूरत होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको कितनी मिल रही है, 2, हाइड्रोक्साइड को 2 मिल रही है ना, Ca को 1 मिल रही है, क्रॉस हो जाता है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, इस पॉली एटॉमिक आयन को मैं ब्रैकेट में डाल दूंगी, इस पॉली एटॉमिक आयन को मैं ब्रैकेट में डाल के और फिर उसकी वैलेंसी शो करूंगी क्रॉस करके। आया समझ? तो ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो आगे मैं बता रही हूँ आपको पॉली एटॉमिक आयन की डिफाइन। अभी वैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दे ही दिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। A group of atoms carrying charge is known as polyatomic ion, ठीक है। तो जब 2 और more atoms कंबाइन कर जाते हैं और उनके ऊपर एक चार्ज आ जाए तो उसे बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। लाइक हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन जिसके ऊपर -1 चार्ज है, सल्फेट आयन, SO4 आयन जिसके ऊपर 2- चार्ज है। तो ऐसे हमारे और भी पॉलीएटॉमिक आयंस हैं व्हिच आर गिवन इन द टेबल 3.6, ठीक है। यू हैव टू लर्न देम। जैसे सपोज पॉलीएटॉमिक आयन वाले 1-2 और एग्जांपल लेते हैं हम, हाउ टू मेक देयर कंपाउंड्स। यहाँ पर ध्यान दो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल होता है Na और कार्बोनेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसका सिंबल हो गया CO3। अब Na की वैलेंसी 1+ और कार्बोनेट की 2-। अब हम क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, Na तो 2 ले लेगा, Na2,
और CO3 एक पॉलीएटॉमिक आयन है। यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 1 लेने पे ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ अपनी मर्जी है, 1 लगाओ या ना लगाओ अपनी मर्जी है, 1 से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको पता है। नेक्स्ट इज अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम एक आयन है, ठीक है, और सल्फेट एक आयन है। अमोनियम आयन का सिंबल होता है NH4 और उसकी वैलेंसी होती है 1+। NH4 इज ए अमोनियम आयन इज ए पॉलीएटॉमिक आयन। अब देखो दोनों के दोनों ही पॉलीएटॉमिक है। अब तक जितने हम कर रहे थे, पहले हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लिया, कार्बोनेट का लिया, नाइट्रेट का लिया, उसमें एक तो मेरा पॉलीएटॉमिक आयन था और दूसरा मेरा सिंपल था, है ना, एक एटम वाला ही आयन था। लेकिन इसमें दोनों ही मेरी पॉलीएटॉमिक आयन है। अमोनियम आयन इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, सल्फेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। तो अमोनियम का सिंबल NH4, सल्फेट का SO4, इसकी वैलेंसी 1+ और इसकी वैलेंसी 2-। मैंने क्रॉस किया तो NH4 2 लेगा नहीं क्योंकि पॉलीएटॉमिक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई और फिर मैंने बाहर 2 दिखाया। अब सल्फेट ने तो 1 लेना है, 1 लगाऊं या ना लगाऊं मेरी मर्जी है, खत्म, ठीक है। अब ये हो गया आपका हाउ टू मेक द सिंपल कंपाउंड्स वाला कंसेप्ट खत्म, ठीक है। इसमें एक छोटी सी आपकी एक्सरसाइज भी है, ठीक है, ऑन पेज नंबर 39 जहाँ ये हाउ टू मेक सिंपल कंपाउंड्स है, उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं 39 पेज पे, वो करके आप लोगों ने सेंड कर देने हैं, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टेबल अच्छे से लर्न करनी है जो मैंने बोली हुई है, सिंबल वाली भी, और जो बच्चा वैलेंसी वाली टेबल याद करेगा उसमें सिंबल और वैलेंसीज दोनों ही आ जाएंगी, विच इज ऑन पेज नंबर 37। और आपने जो करके भेजना है वो 39 पेज की एक्सरसाइज है। अब मैं आगे करा रही हूँ व्हाट इज मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है? द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ ऑल द मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। जैसे सपोज आपका क्वेश्चन पेपर में आया कि कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। अभी पहले तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला आना चाहिए HNO3। टीचर की मर्जी है, वो डायरेक्ट बोले कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3, ठीक है, तो फिर तो फार्मूला मिल गया मुझे HNO3 का, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बोला गया कि कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो आपको पता होना चाहिए कुछ कॉमन फार्मूलेज आपने लर्न भी कर लेने हैं दिमाग में अच्छे से। वैसे तो क्रॉस द फार्मूले से बनाओगे, लेकिन अब नाइट्रिक एसिड से ये नहीं पता चल रहा कि दोनों एटम कौन से हैं मेरे। इसको मैं चाहूं तो हाइड्रोजन नाइट्रेट भी बोल सकती हूँ हाइड्रोजन नाइट्रेट, लेकिन इसका जो बेसिकली नाम होता है, केमिकल नेम है हमारा, वो है नाइट्रिक एसिड। तो कुछ इस टाइप के नेम्स आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब मोलिकुलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले तो मेरा ये मोटो है आपको आज बताना। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1, नाइट्रोजन का होता है 14 तो 14, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं? 3, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 एटम है, इसलिए 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मैंने 1 + 14 + 48 को ऐड करके 63 यूनिट AMU की डिफाइन बताई थी एटॉमिक मास यूनिट की। तो इसके साथ जो यूनिट लगेगा वो U या AMU दिखाओगे। U का मतलब ही AMU ही होता है। दीदी डिफाइन। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द एटम, जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सबके मास को ऐड अप करने से उस मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं इसको, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इसे हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का जो आपका मॉलिक्यूलर मास है दैट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द सम ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन इट, ठीक है। और इसके जो मासेस होंगे ना पेपर में गिवन होंगे क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन ये जरूर देख लेना कि जैसे ऑक्सीजन के 3 एटम है, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो गलत आंसर आएगा, है ना। अदरवाइज मासेस आर गिवन। और मासेस वाली टेबल कौन से पेज पे थी मैंने उस दिन बताई थी आप लोगों को, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन में गिवन होगा मॉलिक्यूलर मास। आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया
पार्टिकल्स आर आयंस। अभी बताया था ना सोडियम का एक वैलेंसी होती है, क्लोरीन की 1 माइनस होती है, उसकी +1 होती है, उसकी 1 माइनस होती है, क्रॉस करके सोडियम क्लोराइड बन गया मेरा। तो सोडियम आयन है, क्लोरीन भी आयन है, और जब दो आयन ज्वाइन अप कर गए तो मेरा एक कंपाउंड बन गया। तो जो इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आयंस यूज हो रहे हैं, उनके लिए हम मॉलिक्यूलर मास वर्ड का यूज करके फार्मूला यूनिट मास यूज करते हैं, चीज वही की वही है, सेम वे में कैलकुलेट करते हैं, कोई अलग नहीं है। बस उसमें क्या है, जब हमारी आयंस की बात होगी, जो कंपाउंड, सारे कंपाउंड आयन से नहीं बनते, ठीक है, सारे, अभी तो आपने पहली बार कंपाउंड बनाना सीखा है ना, तो आपको मैंने क्या बोला, ये इसकी पॉजिटिव वैलेंसी है, इसकी नेगेटिव वैलेंसी है, क्रॉस किया, उसने उसकी वैलेंसी ले ली, उसने उसकी वैलेंसी ले ली, और फार्मूला मेरा बन गया। बट ऑल द कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म्ड इन द सेम वे, सारे कंपाउंड इस तरीके से नहीं बनते, इस टाइप की उनमें बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। तो अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है आप लोगों की, तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आयन से जब आपको पेपर में देखो, अगर आपको क्लैरिटी ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो आपको पता चल गया कि मेरा सोडियम आयन है, ये सारी टेबल आपने याद कर ली। 1% वाली बात है आप भूल गए हो, तो आपके पेपर में अगर लिखा हुआ है कैलकुलेट फार्मूला यूनिट मास, तो भी ऐसे ही करना है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, तो भी ऐसे ही करना है। दोनों में फर्क क्या है, सेम वे में कैलकुलेट करना है, दोनों में ही एटॉमिक मास गिवन होगा, कैलकुलेट करके आंसर देना होगा। बस उसमें टीचर को पता है ना कि ये मेरा आयन वाला कंपाउंड है, तो टीचर उसमें फार्मूला यूनिट मास लिख के देगी आपको, जिसमें लिख के दे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो तो भी कैलकुलेट करना है। पर आपको ये पता होना चाहिए, धीरे धीरे तो क्लैरिटी बढ़ानी है ना अपनी, है ना, एकदम नहीं बनती। तो आपके जो कंपाउंड्स आयन से बनते हैं उनमें हम फार्मूला यूनिट मास वर्ड यूज करते हैं, ओके। जैसे सोडियम क्लोराइड का सोडियम का होता है 23, अब एक ही आइटम दिख रहा है सोडियम का, तो 23 × 1, क्लोरीन का एक ही आइटम दिख रहा है तो 35.5 मास होता है क्लोरीन का, तो × 1 से मल्टीप्लाई करके तो कोई इफेक्ट बनना नहीं है, ऐड अप करके आंसर, यू लगाओ या एएमयू लगाओ, एटॉमिक मास यूनिट, ओके। अब आपका ये टॉपिक भी खत्म हो गया, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज फार्मूला यूनिट मास। अब आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मोल कंसेप्ट, जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसका एक न्यूमेरिकल हमारा पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो आज मैं बेसिक बता रही हूँ, फार्मूलास के साथ जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। व्हाट इज मोल कंसेप्ट, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 मोल ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब होता है, मोल का क्या मीनिंग है। 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, एलिमेंट कैन बी सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इतने सारे एलिमेंट है अर्थ के ऊपर, है ना। तो किसी भी 1 मोल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। 1 mole of an element is equal to the gram atomic mass of that element is equal to 6.022 into 10⁻23 atoms of that element। कहने का मतलब है, जब मैं बोलूंगी कि 1 mole of an element, उसका मतलब उसका ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है, उसका मतलब उसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। 6.022 into 10⁻23 एटम्स, 10⁻23 का मतलब पता है ना, 10 into 10 into 23 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 10, पीछे 23 जीरोस होंगे, समझ गए ना। अब अगर मैं एक एलिमेंट का नाम देके इसको डिफाइन करूं तो कैसे करूंगी, तो 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम, ठीक। आगे बात समझ। अब अगर मेरे से किसी ने पूछा कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन क्या होता है, तभी मैं ये ऐसे बोलूंगी कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड 6.022 into 10⁻23 एटम ऑफ क्लोरीन। अब ये तो हो गई एलिमेंट की डिफाइन। अगर मेरे से पूछा गया व्हाट इज 1 मोल ऑफ कंपाउंड, तो कैसे बताऊंगी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। उसमें एटम था, इसमें मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास अभी कैलकुलेट करना बताया था ना कंपाउंड का, ये सारे एटम के मास को ऐड अप कर दो। तो यहाँ पर मैं मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, मॉलिक्यूल मतलब कंपाउंड में मॉलिक्यूल होते हैं। वाटर का 1 मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल क्या होता है, CO2, है ना, होता है ना। तो ग्राम मॉलिक्यूलर
10^23 मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। अब अगर मुझे स्पेशली बोला जाए वाटर का लिखो भाई, अब मुझे पता है वाटर एक कंपाउंड है, तो मैं लिखूंगी 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6.022 into 10^23 molecules of water। ठीक है, now my lecture is over and you have to prepare it well, prepare your notes and if any problem occur you may write on WhatsApp। Okay, thank you। चलो निकालो अपनी प्रॉब्लम्स।